आज क्या पढ़ना है बेटा? बोर मॉडल। अच्छा, एटम के बहुत लोगों ने अपने अपने टाइप के मॉडल दिए, जिसकी समझ में जो आया वो अपने हिसाब से एटम के विषय में बोला, है ना? अच्छा बताओ, इनके पहले एटम का मॉडल किसने दिया था? बताओ। रदरफोर्ड, है ना? अच्छा, रदरफोर्ड की कुछ कमियां थी जिनको सुधार ले गए कौन? बोर। वो एक ही सबसे मेजर कमी थी, कौन? रदरफोर्ड के हिसाब से क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन ना न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है? टहल रहा होता है, वो हर वक्त एनर्जी का डिसिपेशन करता है, यानी खर्चा करता है। तो वो क्या करता है, जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस से बहुत दूर वाले, है ना, शेल पे क्या है? इलेक्ट्रॉन है, और जैसे जैसे एनर्जी कम करेगा वो अंदर आता रहेगा और फाइनली कहां चला जाएगा? न्यूक्लियस के पास। यही उनकी गलती थी, और इसी गलती को इन्होंने सुधार लिया। किसने? कौन से? बोर ने। इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी लेवल पे टहल रहा है वो बिना एनर्जी का नुकसान किए हुए हमेशा उसी में टहलता रहता है। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखो, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं बोर मॉडल के, ठीक है? सबसे पहले, दिस मॉडल वाज बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। अच्छा बताओ, क्वांटम थ्योरी किसने दिया था? प्लैंक। क्वांटम थ्योरी की बात किसने कही थी? प्लैंक। अभी पीछे हमने पढ़ा। अच्छा देखो, प्लैंक की क्वांटम थ्योरी का इस्तेमाल कौन किए? बोर। बोर बहुत होशियार थे। इन्होंने किसी चीज का इन्वेंशन नहीं किया, इन्होंने असेंबली क्या किया? असेंबल किया। क्या किया? असेंबल किया। जैसे मोबाइल कंपनी नहीं होती हैं, जैसे किसी ने कहीं से पार्ट एक ले लिया, दूसरा पार्ट कहीं से ले लिया और उसको असेंबल कर लिया, तो इन्होंने यही काम किया। अच्छा देखो, एक कमी किसकी सुधारी? रदरफोर्ड की, है ना? और इन्होंने क्वांटम थ्योरी, क्वांटम एनर्जी का क्वांटाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट कहां से ले लिया? प्लैंक से, है ना? आप देखो क्या है, ये क्या लिखा है बेटा? दिस मॉडल वाज बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन एंड क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझो। दूसरी बात, बोर मॉडल एप्लीकेबल, इसको अंडरलाइन कर लेना, ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। बोर मॉडल सिर्फ उसके लिए वैलिड है जिसके पास, जिस एटम के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो? एक इलेक्ट्रॉन हो। बोर मॉडल सिर्फ उसी के लिए एप्लीकेबल है। मान लो किसी के पास 10 इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, किसी के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए उसमें बोर मॉडल का एप्लीकेशन नहीं होगा। क्लियर है? तो इसको अंडरलाइन सारे बच्चे कर लेंगे। इसको बताओ, बोर मॉडल किसके लिए एप्लीकेबल है? सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अच्छा, क्या हम इसको ऐसे नहीं बोल सकते, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम? हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन? एक। या हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम। समझ में आ रहा? हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे एटम के लिए वैलिड कौन है? बोहर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, जैसे एग्जांपल किसके लिए ये वैलिड है? बताओ, हाइड्रोजन के लिए वैलिड है? बोलो हाँ या ना। बताओ, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एक। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितना है? एक। हाँ, इसके लिए वैलिड है। अच्छा, हमने कहा हीलियम प्लस, इसके लिए वैलिड है। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2, है ना? तो अच्छा, इसके पास बताओ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? बताओ, 2 - 1, तो कितना इलेक्ट्रॉन है? एक। यानी हीलियम, देखो हीलियम के लिए वैलिड नहीं है लेकिन हीलियम प्लस के लिए वैलिड है। क्लियर है? बताओ, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। अच्छा, लिथियम को देखो, लिथियम +2, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। इसके पास इलेक्ट्रॉन देखो तो कितने हैं? 3 - 2 दैट इज 1। इसके लिए भी वैलिड है। अब जरा ध्यान से, कोई कहे कि क्या बोर मॉडल लिथियम के लिए वैलिड है? आप बोलोगे नहीं। आपसे कोई बोले लिथियम +2 के लिए वैलिड है, आप बोलोगे हाँ, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन बचे कितने? एक। क्लियर है? अच्छा, कोई कहे अच्छा ये क्या है? बेरिलियम, और बेरिलियम +3। अच्छा बताओ, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4 होता है। अच्छा, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बताओ बेटा। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक ही बात हमने आपको सिखाई थी, जेड और माइनस क्या लिखना? चार्ज। जेड माइनस चार्ज। अच्छा, जेड इसका कितना है? 4 माइनस, और चार्ज कितना है? बताओ, प्लस का 3। तो ये देखो क्या हो जाएगा? 4 - 3 दैट इज 1। ये तो फार्मूला हमने आपको सिखाया था। क्लियर है? ये कहानी समझ में आ रही? अच्छा, कोई कहे सोडियम के लिए,
कोई कहे सोडियम के लिए, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, क्या सोडियम के लिए बोर मॉडल एप्लीकेबल है? बताओ हाँ या ना। अच्छा कोई कहे यदि हम इससे 10 इलेक्ट्रॉन निकाल दें अब वैलिड है? हाँ, क्लियर हुआ, बात समझो। लेकिन वो पॉसिबल है नहीं। सोडियम से मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन निकल सकता है? एक। कितना निकल सकता है? एक। ये तो 10 तो बस कहने की बात हो गई। क्लियर हुआ? तो अच्छा बता, बोर मॉडल किसके लिए एप्लीकेबल है? बोलो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम। बोलो बोलो किसके लिए वैलिड है? हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम, है ना। अच्छा हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? एक, है ना। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसे एटम के लिए बोर का मॉडल एप्लीकेबल है, क्योंकि बोर का जो मॉडल है वो एप्लीकेबल है सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। क्लियर है? अच्छा आप जरा ध्यान से देखो, आप देखो। अच्छा आप लोगों को सेंट्रीपेटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का तो मतलब पता ही होगा, सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना। अच्छा बताओ सेंट्रीपेटल फोर्स कहां लगता है? टुवर्ड सेंटर। और सेंट्रीफ्यूगल कहां लगता है? अवे फ्रॉम द सेंटर, है ना। जैसे मान लीजिए ये सेंटर है, जैसे मान लीजिए ये एक सेंटर है, ये एक रस्सी है, और रस्सी में यहां आपने कोई एक वेट ले लिया है, कोई मास ले लिया है ना। अब आप यहां खड़े हो और अपने हाथ में ये वाला मास पकड़े हो और आप इस रस्सी को ऐसे ऐसे घुमा रहे हो। क्या कर रहे हो? ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, हाँ ना। तो अच्छा एक जरा ध्यान से देखो, अब एक इसका मास ये कहां लगेगा? फोर्स अंदर की तरफ, और एक फोर्स कहां लगेगा इसमें? बाहर की तरफ। अच्छा देखो सेंटर की तरफ कौन लग रहा? इसका नाम क्या है? सेंट्रीपेटल, हाँ ना। अच्छा बताओ, और जो सेंटर से दूर लग रहा इसका नाम क्या है? सेंट्रीफ्यूगल, है ना। क्लियर है? तो सेंट्रीपेटल, जैसे आप सभी ऐसे समझो, जैसे आपने एक रस्सी में, है ना, 2 किलो का वजन कुछ बांध लिया और उसको ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, है ना। तो आप अब क्या करेगा? रस्सी में एक मास, एक क्या करेगा? एक फोर्स अंदर की तरफ लगेगा और मास से एक फोर्स दूर लगेगा। जो अवे फ्रॉम सेंटर उसे सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं, जो टुवर्ड सेंटर है उसे सेंट्रीपेटल बोलते हैं। अच्छा सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल जब तक आपस में एक दूसरे के बराबर हैं तब तक तो घूमता रहेगा, है ना। और सेंट्रीफ्यूगल हो गया बहुत ज्यादा तो रस्सी टूट जाएगी। नहीं, इसका मतलब है बाहर वाला फोर्स ज्यादा हो गया। जब तक दोनों आपस में बराबर रहेंगे, समझ में आ रही थोड़ी फिजिक्स? हाँ ना समझ में आ रही हो तो बताओ, नहीं आ रही? जब तक ये दोनों आपस में बराबर रहेंगे तब तक ये बढ़िया गोल गोल घूमता रहेगा, और जैसे ये ज्यादा हुआ, समझ रहे हो, रस्सी इसका मतलब टूट गई। क्लियर हुआ? ये कहानी समझ में आ रही? खैर चलो ये अलग की बात है, टूटे ना टूटे ये आगे समझो, है ना। अब लेकिन यहां पे क्या होगा, अब जरा ध्यान से देखो। अच्छा एक बात बताओ, जैसे एटम हम लोग कैसे देखें? एटम में का क्या होता है? बीच में न्यूक्लियस, उसके चारों तरफ क्या होती है? सराउंडिंग सेल, है ना। अब क्या होता है न्यूक्लियस के पास? बताओ बेटा क्या होता है? वेरी गुड, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये हो गए। कोई पूछे अच्छा बताओ न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा होता है, तो आप कहोगे पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है चारों तरफ, इस पे चार्ज कैसा है? नेगेटिव। अच्छा बताओ न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक कोई फोर्स लगेगा, है ना। अच्छा देखो, एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज, और दोनों के बीच में क्या है? अट्रैक्शन। एक पॉजिटिव और एक निगेटिव क्या है? अट्रैक्शन। और इस अट्रैक्टिव फोर्स का नाम क्या है? बताओ बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। अच्छा बताओ, अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक इस फोर्स का नाम क्या है? कूलाम्बियन फोर्स। कौन सा फोर्स? कूलाम्बियन। अच्छा कूलॉम का लॉ क्या है ना, दो चार्ज हो, है ना, दो चार्ज हो और दोनों का नेचर कैसा हो, है ना, कैसा हो? अपोजिट हो
है ना, और दोनों एक दूसरे से मान लो r डिस्टेंस पे रखे हैं, है ना, तो इनके बीच में क्या फोर्स लगेगा, फोर्स इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यही तो कूलम्बियन फोर्स होता है ना। तो बताओ ऐसा एक एटम बना लेना, इसी को बताओ कूलम्बियन फोर्स क्या होगा, बताओ बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये हुआ हमारा कूलम्बियन फोर्स। बताओ एटम कूलम्बियन फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, करेगा, हाँ करेगा। किसके बीच में करेगा, न्यूक्लियस और जो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनके बीच में, है ना। मान लिया ये हमारा न्यूक्लियस प्लस क्यू की तरह काम कर रहा है और जो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है ये माइनस क्यू की तरह बिहेव कर रहा है, तो आप बताओ दोनों के बीच की दूरी r है, तो दोनों के बीच में यही तो कूलम्बियन फोर्स बनेगा, वो हमने यहां लिख दिया। क्लियर है। अच्छा दूसरा एक क्या है, एक लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अच्छा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है बताओ बेटा, क्या होता है mv स्क्वायर बाई आर, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। बताओ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है mv स्क्वायर बाई आर, इसको लिख लो। क्लियर है। अच्छा बताओ एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, क्या होगा बेटा mv r, इसको लिख लो। ठीक, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस फोर्स को बताने के लिए आप एटम का निर्माण जरूर कर लेना, इसको बना जरूर लेना। आप जरा ध्यान से देखो, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है ना, ये वाली हेडिंग यहां होनी चाहिए थी, थोड़ा खिसक गई है, खैर परेशान ना होना। क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स। अच्छा पोस्टुलेट क्या होते हैं, पोस्टुलेट क्या होते हैं, पोस्टुलेट रिजल्ट, है ना। अच्छा लेकिन ये कैसा रिजल्ट, पोस्टुलेट का मतलब एक तो बोला बच्चे ने रिजल्ट, हमने कहा हाँ, लेकिन कैसा रिजल्ट बताओ। पोस्टुलेट का हमेशा मतलब होता है स्वयं से सिद्ध किया हुआ रिजल्ट, दैट इज पोस्टुलेट। पोस्टुलेट को डायरेक्ट रिजल्ट बोलना अनुचित है ना। पोस्टुलेट का मतलब क्या हुआ, जो हमारे द्वारा सिद्ध किया गया, यानी स्वयं सिद्ध प्रमाण, दैट इज पोस्टुलेट। क्या हमने बोला, पोस्टुलेट का हिंदी मतलब क्या होता है, स्वयं सिद्ध प्रमाण, यानी दैट इज जो हमने रिजल्ट को प्रूव किया, दैट इज पोस्टुलेट। तो पोस्टुलेट का मतलब क्या है, रिजल्ट। पोस्टुलेट का मतलब क्या है, रिजल्ट। क्लियर है। लेकिन कैसा रिजल्ट, जो हमने खुद से सिद्ध किया, है ना, स्वयं सिद्ध प्रमाण, दैट इज पोस्टुलेट। क्लियर है। तो बोर के कुछ रिजल्ट हैं, कुछ प्रमाण हैं। तो जैसे कि पहला प्रमाण तुम्हें दिख नहीं रहा है, देखो ये सेकंड है, तो सारे बच्चे यहां लिखें, ऊपर एक लाइन लिखो, फर्स्ट पोस्टुलेट, पहला पोस्टुलेट। हुआ क्या, ये लिखा है वो तुम्हें दिख नहीं रहा, वो इस वाली ऊपर वाले लाइन में छिप गया। क्लियर है। हाँ देखो हल्का हल्का कुछ दिख रहा होगा, है ना। हाँ हाँ क्लियर है, बैठ जाओ बेटा। पहला पोस्टुलेट सारे बच्चे लिखें। देखो बोर ने सबसे पहले पोस्टुलेट, जो सबसे पहला पोस्टुलेट दिया, उन्होंने कहा, कुछ खास नहीं कहे, यही लोग पहले वाले भी कहे थे। इन्होंने कहा कि एटम के पास एक न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ये पोस्टुलेट उनका पहला था। तो पहले पोस्टुलेट में स्टार लगा के पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखो। देखो पहला पॉइंट यहां लिख लो, ये देखो ऐसे तो बना है। और दूसरी बात यहां ये देखो लिखी है, पहली वाली ये देखो यहां लिखी थी, ये जो तुम्हें दिख नहीं रही है, मैं इसी को यहां लिखाई दे रहा हूं। लिखो लिखो पहला पॉइंट लिखो, लिखो एटम हैज अ न्यूक्लियस, एटम हैज अ न्यूक्लियस वेयर, एटम हैज अ न्यूक्लियस वेयर all proton
all protons and neutrons are present. ये पहला पॉइंट था, पॉस्टुलेट पहले का पहला पॉइंट, क्लियर है। और देखो पॉस्टुलेट 1 का दूसरा पॉइंट आपके सामने लिखा है, ये वाला इसी में मिक्स हो गया जो आपको दिख नहीं रहा, हल्का हल्का देखो दिख रहा होगा। अच्छा बताओ बोर ने टोटल, देखो सबसे पहले ये समझो, बोर ने टोटल कितने 6 पॉस्टुलेट दिए, कितने दिए 6 पॉस्टुलेट, है ना। तो आज हम क्या करेंगे, जो आपके बोर के पॉस्टुलेट हैं वो टोटल कितने हैं 6 पॉस्टुलेट, टोटल पॉस्टुलेट की संख्या कितनी है 6। अच्छा पहले पॉस्टुलेट का जो पहला पॉइंट है, उन्होंने बोर ने क्या कहा कि हर एटम के पास क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है ना। और एटम के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहां होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, हाँ है ना। ये पॉस्टुलेट पहले का पहला पॉइंट। अच्छा पॉस्टुलेट 1 का दूसरा पॉइंट क्या है, द साइज ऑफ न्यूक्लियस, क्या लिखा है, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एंड इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एटम। पहले वाले लोग भी तो यही कहे थे, हाँ है ना। देखो हमने क्या बोला, बोर ने बहुत ज्यादा कुछ काम किया नहीं, पीछे ये सब काम हो चुके थे, है ना, क्लियर है। अच्छा बताओ जब हम रदरफोर्ड मॉडल पढ़े थे तो यही बातें तो पढ़े थे, ध्यान आ रहा, क्लियर है। तो बताओ इन्होंने मोबाइल का निर्माण किया या असेंबली बोल रहे हैं, असेंबल किया ना, थोड़ा सा सामान उनसे लिया, थोड़ा सा सामान उनसे लिया, इनकी खुद की थ्योरी बन गई। अच्छा बताओ पहले पॉस्टुलेट की 2 बातें बताओ, सबको याद होनी चाहिए हमारे साथ साथ, पहले पॉस्टुलेट की 2 बातें बताओ। अच्छा बताओ बोर ने टोटल पॉस्टुलेट दिए कितने 6। पहले पॉस्टुलेट की पहली बात क्या बोला, एटम के पास एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर सारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भरे होते हैं, क्लियर है। अच्छा पॉस्टुलेट पहला का दूसरा पॉइंट क्या है, क्या बोला है, न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है जो कि सेंटर पे प्रेजेंट होता है। अरे भैया ये देखो ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ ये क्या है, सराउंडिंग सेल, क्या है, इलेक्ट्रॉन टहल रहे हैं, और इस न्यूक्लियस के अंदर कौन है, न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन, है ना। आपको हम रदरफोर्ड का जब मॉडल पढ़े थे, न्यूक्लियर मॉडल पढ़े थे, है ना, तो वहां हमने न्यूक्लियस को क्या माना था, सन, है ना, और उसके चारों तरफ कौन टहल रहे थे, इलेक्ट्रॉन, दैट इज प्लेनेट। इस ये हमने आपको ये रिजेम्बलेंस दिया था, ये तुलनात्मक आपको बात बताई गई थी, है ना। और फिर आपसे बोला गया था जैसे एक प्लेग्राउंड है, प्लेग्राउंड, है ना, प्लेग्राउंड क्या है, जैसे एक एटम है, पूरा एटम प्लेग्राउंड, और उसके सेंटर पे कौन है, जैसे बॉल रखी है, तो बॉल प्लेग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना छोटा है ना। जैसे मान लो 5 किलोमीटर का प्लेग्राउंड है और उसके सेंटर पे क्या रखा गया है, न्यूक्लियस, क्लियर है, याद आ रहा है, हल्का हल्का याद आ रहा है, पूरा याद आ रहा है, याद आ रहा है, चलो ठीक। अच्छा देखो पॉस्टुलेट नंबर 2, आज जरा ध्यान से देखो, लिखा निगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द सेम वे एज द प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। ये बात भी तुम पहले पढ़ चुके थे, है ना। अब नहीं लग रहा कि हाँ इन्होंने इधर उधर से चीजें लेके असेंबल किया है, क्लियर है, यही बात तो पढ़े थे, क्लियर है। तो बताओ पॉस्टुलेट सेकंड का पहला पॉइंट क्या है, जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। देखो साइंस को ऐसे ही याद किया जाता है, साइंस को कहीं तुम लाइनों में रटना शुरू कर दिए तो साइंस तुम्हारी समझ में नहीं आनी है, साइंस को अपनी भाषा में समझो, क्लियर है। चलो ये वाली बात समझ में आ गई, बताओ बेटा। अच्छा देखो क्या लिखा है, द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा है, सर्कुलर, यही बात इनको हीरो बनाई है, क्लियर है। उनके हिसाब से भी सर्कुलर था, रदरफोर्ड के हिसाब से, लेकिन वो सर्कुलर इलेक्ट्रॉन टहलने वाला हर समय क्या कर रहा था, एनर्जी का नुकसान कर रहा था, तो वो फाइनली सर्कुलर नहीं बचा, वो स्पाइरल हो गया, क्लियर है। अब जरा ध्यान से समझो अगला पॉइंट, द अट्रैक्शन फोर्स। अच्छा बताओ न्यूक्लियस और जो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन टहल रहा है उसके बीच में यही तो फोर्स हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया है,
दैट इज ये देखो, यही तो पढ़ाया है। ये न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज, तो दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगा? कूलम्बियन फोर्स। ठीक है, या इसको बोल सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है? तो क्या लिखा है? द अट्रैक्शन फोर्स, इसका नाम हम लोगों ने क्या रखा है? कूलम्बियन फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक चार्ज निगेटिव, दैट इज अट्रैक्शन। क्लियर है? बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अब जरा ध्यान से समझो, अब सारे बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे। ये न्यूक्लियस है, ये पॉजिटिवली चार्ज क्या है? न्यूक्लियस, और इसके चारों तरफ कौन घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इनके बीच में बताओ, अच्छा कौन सा फोर्स लग रहा है? कूलम्बियन फोर्स, जिसका वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। मान लिया इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? R। क्लियर है? अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को हमने आपको रस्सी में बांध के एक मास अभी घुमाना सिखाया था। मान लो यही वो मास है, तो इसमें एक सेंट्रीफ्यूगल भी फोर्स तो लगेगा, है ना? वो फोर्स क्या होगा? mv² बाई आर। क्या ये फोर्स और ये फोर्स आपस में एक दूसरे के बराबर नहीं है? जब तक बराबर है तब तक घूमेगा, और जब ये बराबर नहीं हुए तो बवाल हो जाएगा, है ना? क्लियर हो रहा? बवाल हो जाने का मतलब समझ रहे हो ना? बताओ, जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो इसका मतलब है रस्सी टूट गई, है ना? ध्यान आया? अब जरा ध्यान से समझो, तो यहां पे हम नहीं लिख सकते क्या? mv² बाई आर, और दैट किसके बराबर हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सारे बच्चे इनको बनाते हुए चलेंगे। अब जरा ध्यान से देखो, हमने क्या बोला? अब जरा ध्यान से देखो क्या लिखा है? द अट्रैक्शन फोर्स, कूलम्बियन फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन। बताओ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन एक्सपीरियंस करेगा? न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन बेटा, तुम लोग गधा है होगा बिल्कुल। देखो, जैसे ये एक रस्सी है, इस पे ये मास बंधा है ना? मान लो ये m मास है, तो आप इसके क्या लग रहा है? बाहर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है कि नहीं? mv² बाई आर। तो बताओ, ये फोर्स एक्सपीरियंस बाय ये कि और कोई? अरे यार, तमाचा तुमको पड़ेगा तो एक्सपीरियंस क्या बगल वाला करेगा? हाँ, समझ में आ रहा? ये कहानी समझ में आई? धीरे धीरे वक्त के साथ समझ में आ जाएगा। चलो, कुछ चीजें वक्त पे छोड़ दिया करो, ठीक है? ये कहानी समझ में आई? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस पे लगेगा? किस पे लगेगा? हाँ, क्लियर है? तो देखो वही, ये लाइन पढ़ो जरा पूरी लाइन पढ़ो। कुछ लोग पढ़ने और खुद से भी समझने की कोशिश किया करो, पढ़ो। पढ़ लिया? पक्का समझ में आ गया? चलो, अब आ जाओ तीसरे पोस्टुलेट पे। क्लियर है? अब जरा बहुत ध्यान से समझना। इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व, है ना? रिवॉल्व मतलब घूमना, है ना? इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स, सिर्फ इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिटों पे घूमेंगे इन विच एंगुलर मोमेंटम दैट इज mvr ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, क्या लिखा है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई, h/2 पाई। अच्छा, सारे बच्चे एक बात बताओ, सारे लोगों को नेचुरल नंबर और होल नंबर में अंतर पता है ना? ये नेचुरल नंबर क्या होता है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, नेचुरल नंबर क्या है? 0 को हटा दो और 1 से शुरू कर लो, जितने नंबर हैं सब क्या है? सब नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर में कौन नहीं आता? 0 नहीं आता और निगेटिव नहीं आता, है ना? निगेटिव, जैसे हमने कहा -1, ये इंटीजर है, लेकिन ये क्या नेचुरल नंबर है? ना, 1 है। अच्छा बताओ, नेचुरल नंबर कौन होगा?
जीरो नहीं होगा और निगेटिव नहीं होगा, बाकी सारे नंबर नेचुरल नंबर हैं। क्लियर है? अच्छा, होल नंबर क्या होगा? अब होल नंबर जीरो से शुरू होगा, मिनिमम होल नंबर दैट इज जीरो और मिनिमम नेचुरल नंबर दैट इज वन। अब देखो, हमने बोला, कुछ लोगों ने पहली बार समझा होगा और कुछ लोग पहले समझे होंगे, लेकिन पेन किसी के नहीं चला। क्लियर है? और कल को ये लाइन लिखा दिया गया कि ये क्या है, नेचुरल नंबर, और इतना लिखा के छोड़ दिया गया। अब हम ये समझ गए कि बच्चा यदि सही में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्लास पढ़ा है तो ये तो अंतर पता ही होगा। मान लो हमने ये मान के आगे हम निकल गए। क्लियर है? तो बहुत सारे बच्चों को मैं विश्वास करता हूं कि मालूम नहीं होता है, तो हम तो उस लेवल पे चले जाते हैं ना कि जहां से तुम्हें समझ में आ जाए, भले हमको क्लास 5th की बात बतानी पड़े तो बताएंगे। क्लियर है? जब हमने ये ठेका ले ही रखा है कि हमारी क्लास में चाहे रिक्शे वाले को बिठा दो, हम कैसे समझा के भेजेंगे, तो यूं ही थोड़े ना कहे, कुछ तो कारण है। तो जैसे होल नंबर और नेचुरल नंबर में डिफरेंस आ गया। अच्छा बताओ, होल नंबर कौन होता है? होल नंबर 0 1 2 3 जितने भी होते हैं सब होल नंबर होते हैं, लेकिन निगेटिव क्या होल नंबर होता है? नहीं। ठीक। अच्छा, नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर में 1 से शुरू करो, 0 हटाओ, निगेटिव हटाओ, दैट इज नेचुरल नंबर। क्लियर है? अब जरा यहां पे देखो क्या लिखा गया है। ये क्या लिखा है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, यहां ऑफ लिखा है। हाँ बताओ, इंटीजर नंबर कौन होगा? क्या क्या होगा? पॉजिटिव, निगेटिव, ऑल डिजिट्स, है ना? तो ये अच्छा क्या ना रखना, खाली फ्रैक्शनल ना रखना। क्या नहीं रखना? फ्रैक्शनल नहीं रखना। अच्छा, फ्रैक्शनल क्या होता है? जैसे 1 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, है ना? तो ये क्या है? फ्रैक्शनल। जैसे 1 रुपया एक इंटीजर हुआ, लेकिन 1.5 यानी 1.5 रुपया, ये फ्रैक्शनल हुआ। क्लियर है? ये समझ में आ गई बात? तो देखो, अब जरा सारे बच्चे ध्यान से देखो। देखो, जो एंगुलर मोमेंटम होता है दैट इज एमवीआर, वो NH/2 के बराबर होता है। देखो, ये फार्मूला याद कर लो, इससे खूब क्वेश्चन मिलेगा, बाकी सब हटाओ, इतना याद करो। बताओ, एंगुलर मोमेंटम बराबर क्या होगा बेटा? बताओ, एंगुलर मोमेंटम बराबर क्या होगा? NH/2। अच्छा, यहां n क्या है? बताओ, n क्या है? बताओ बेटा, नंबर ऑफ ऑर्बिट। लिख लो, n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। ठीक है? और जरा यहां से ध्यान से देखना है, यहां n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर नंबर होना चाहिए, है ना? कौन सा नंबर? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। हम यहां पे ऐसा नहीं रख सकते कि n इक्वल टू -1 ना, n इक्वल टू +1। क्लियर है? चलो, और जैसे कौन से नंबर होंगे? जैसे 1 2 3 4, है ना? अच्छा, यहां h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। अच्छा, इसका वैल्यू बता दो, -34 क्या? जूल सेकेंड। ये सबको याद होना चाहिए, सबके पेन चलने चाहिए, सबको याद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई एक यहां पे डॉक्टर इंजीनियर बनने आया, सब बनने आए हैं। और आजकल के तो देख ही रहे हो कितना तूफानी जा रहा है कट ऑफ, है ना? अब आपको हर चीज याद होनी चाहिए। यदि आपको लगता है कि प्लैंक कांस्टेंट वहां लिख के आएगा, भूल जाओ, याद होना चाहिए। प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला किसके बराबर होता है? एंगुलर मोमेंटम के। यदि नहीं आता तो फिर किसी काम के नहीं। ये सब आना चाहिए। अब ऐसे नहीं काम चलेगा, समझ रहे हो ना? अब समझ लो, जो सोया वो खोया, इस लाइन से बिल्कुल दूर। समझ रहे हो ना? अब जो आंख खोल के आया वही आगे अब निकल पाएगा। अब वो जमाने हो गए खत्म। देख रहे हो तूफान? तूफान समझ में आ रहा? आजकल सोचो, 620 30 40 50 वालों कोई वैल्यू नहीं। ये कह के क्या हम मन को तसल्ली दे लें? मतलब इसको तसल्ली दे लें ना। क्लियर है? हुआ है वो हम भी समझ रहे हैं, समझ रहे हो? हाँ हाँ। अरे फिर
ये डिस्कशन का मुद्दा हमारा नहीं, हमारा मुद्दा है तैयारी करना। क्या हम आज की डेट में बैठे हैं 620 के लायक हैं? तो हम बात करने लायक नहीं हैं। ये सारी बातें तो उनको कहना चाहिए जिनके नंबर उतने आए, वो कहें। पता लगे हमारी अभी औकात 250 की है, अब बातें हम कर रहे हैं 720 की, गलत बात। ठीक है, समझ में आ रहा? यदि हम पढ़े लिखे हों तो नौकरी की बात करें, और पढ़े लिखे नहीं तो नौकरी के मुद्दे पे हमें बात नहीं करनी चाहिए। क्लियर है? तो समझो, थोड़ा सा बात को समझो। क्लियर है? ये बात उनको कहनी चाहिए जिनके 620 हैं। पिछली बार का भी तो कट ऑफ इसी के आसपास था, है ना? हर साल बढ़ता ही जा रहा है, और इस बार का यही था कि थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन इतना बढ़ने का कोई उम्मीद नहीं किया था। उसमें बहुत सारी बातें, वो बात छोड़ो। क्लियर है ना? लेकिन सबसे पहले हमको तैयारी करके वहां तक पहुंचे तो। क्लियर है? मेन मुद्दे की बात। चलो, ये समझ में आ गया? अच्छा बताओ 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 बेटा, एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या है? बताओ, एमबीआर बराबर क्या होगा? NH/2π। अच्छा, यहां n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। क्लियर है? लिख लो उसको। अच्छा बताओ, n का वैल्यू निगेटिव होना चाहिए? नहीं, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर। कैसा? पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, वो फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए। नंबर कैसा होना है? होल नंबर। कैसा होना चाहिए? होल नंबर। अच्छा, होल नंबर किसको छोड़ के? 0 को छोड़ के, क्योंकि होल नंबर की शुरुआत कहां से होगी? कहां से? लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है? मतलब ये छोड़ो, फ्रैक्शनल ना हो और 1 से शुरू हो, बात खत्म। क्लियर है? चलो, अच्छा अब जरा ध्यान से देखो। ये वाला फार्मूला याद रखना, बाकी सारी बातें भूल जाओ। फोर्थ पॉस्टुलेट, चौथा पॉस्टुलेट। अच्छा बताओ, ऊपर वाले 3 याद हो गए? अच्छा, तीनों पॉस्टुलेट जरा सुनाओ। पहला पॉस्टुलेट की पहली बात कौन सी थी? कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भरे होते हैं, है ना? और दूसरी बात क्या है? निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता है, किसके? न्यूक्लियस के। अच्छा अच्छा, न्यूक्लियस कैसा होता है? छोटा कि बहुत बहुत बड़ा? बहुत छोटा। क्लियर है? उसके चारों तरफ कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन। अच्छा, कौन जो इलेक्ट्रॉन घूमता है उसका रास्ता कैसा होता है? गोल गोल, यानी सर्कुलर। ठीक है भैया? अच्छा बताओ, अब हमने कहा कि अच्छा बताओ तीसरा पॉस्टुलेट क्या है? तो बस एक ही बात याद होनी चाहिए कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एमबीआर किसके बराबर होता है? NH/2π। NH/2π याद कर लो, NH/2π, क्योंकि अभी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी पढ़ाएंगे तो वहीं ये NH/4π हो जाएगा। क्लियर है? अब जरा ध्यान से समझो। फोर्थ पॉस्टुलेट, द ऑर्बिट्स इन विच इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व आर नोन एज स्टेशनरी ऑर्बिट। अब जरा ध्यान से समझो, यही बात इनको हीरो बनाई है, स्टेशनरी ऑर्बिट। और यही बात कौन नहीं कह पाए थे? रदरफोर्ड। अच्छा, स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब समझ में आया? अब जरा ध्यान से समझो, ये स्टेशनरी ऑर्बिट क्या है? जैसे ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा है, तो इसी में ये अपने क्या पूरे जीवन घूमता रहेगा। इसका मतलब इसकी जो ऑर्बिट है न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में क्या है? स्टेशनरी है, कांस्टेंट है। मान लो जो इलेक्ट्रॉन इस वाली ऑर्बिट में घूम रहा है, इसमें, वो हमेशा इसी में घूमता रहेगा। तो बताओ इसकी ऑर्बिट क्या है? इसके लिए स्टेशनरी। अच्छा, रदरफोर्ड के हिसाब से क्या था कि इलेक्ट्रॉन जो यहां मान लो घूम रहा है, ये एनर्जी का नुकसान किया और धीरे धीरे घूमते घूमते कहां चला गया? न्यूक्लियस के पास। तो ये स्टेशनरी ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट नहीं दे पाए थे, जबकि इनका कॉन्सेप्ट कौन सा था? स्टेशनरी ऑर्बिट का। दोनों में फर्क समझ में आया? क्लियर है? अच्छा बताओ, रदरफोर्ड के हिसाब से इलेक्ट्रॉन का पाथ कैसा है? स्पाइरल। कैसा है? स्पाइरल बॉन्ड बाइंडिंग कराते हो तो उसमें देखो पीछे ऐसे ऐसे गोल गोल छल्ला लगा होता है, ये स्पाइरल है। तो बताओ इनके हिसाब से स्पाइरल था कि नहीं पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन? और इनके हिसाब से कैसा है? सर्कुलर। बोर के हिसाब से इलेक्ट्रॉन का पाथ कैसा है? सर्कुलर। रदरफोर्ड के हिसाब से कैसा है? स्पाइरल। और यही स्पाइरल बात ही उनको फेल कर दी थी। क्लियर है?
तो चलो जरा ध्यान से समझो, ठीक है। तो बताओ स्टेशनरी ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट किसने दिया? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बताना नहीं, नहीं हम जान जाएंगे। अरे बोर, अभी सामने लिखा है, किसने कॉन्सेप्ट दिया? बोर, बहुत बढ़िया, ठीक है। पांचवा पॉस्टुलेट बताओ, पढ़ो सारे बच्चे पढ़ो, क्या लिखा है? ईच स्टेशनरी ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विद डेफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी, है ना। जैसे जो इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा है इसकी अपनी एक कांस्टेंट एनर्जी है, जो इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा इसकी अपनी एनर्जी है। यानी न्यूक्लियस से अलग अलग ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी अलग अलग एनर्जी है। समझ में आ रहा? समझ में आ गई बात? तो देखो क्या लिखा है, ईच स्टेशनरी ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विद डेफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्लियर है? Therefore, these orbits are also called a energy level. इनको क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल। इस पे ऐसे गोला लगाओ। क्लियर है? अब जरा ध्यान से समझो। और क्या लिखा? आर नंबर्ड एज 1 2 3 4 5 6 और यहां से लेके इनफाइनाइट तक आप नंबर दे दो। क्लियर है? अच्छा, अब जरा ध्यान से सारे बच्चे समझेंगे, इस कॉन्सेप्ट को जरा समझेंगे। हम जरा इसको यहां बना रहे हैं। देखो ये बताओ बेटा क्या है? ये देखो क्या है? ये सब सराउंडिंग ऑर्बिट्स हैं। अच्छा, ऑर्बिट किसको कहते हैं? जिस रास्ते पे इलेक्ट्रॉन चले वो क्या है? ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या है? जिस पाथ पे इलेक्ट्रॉन चले उसका नाम ऑर्बिट। क्लियर है? हाँ, अब जरा ध्यान से समझो, अब बहुत ध्यान से समझिएगा। अब हमने कहा जैसे, अच्छा एक बात बताओ, ये हमारा न्यूक्लियस है और हमेशा जो नंबर ऑफ ऑर्बिट की कैलकुलेशन होती है वो न्यूक्लियस से बाहर की तरफ होती है। तो बताओ न्यूक्लियस के सबसे करीब कौन सी ऑर्बिट है? ये वाली। तो ये है n = 1। चलो इसको हम ऐसे लिख देते हैं। बताओ इस ऑर्बिट को हम क्या बोलेंगे? n = 1 ऑर्बिट। अच्छा ये क्या है? n = 2 ऑर्बिट। अच्छा इसको क्या बोलेंगे? n = 3 ऑर्बिट। इसको क्या बोलेंगे? n = 4 ऑर्बिट, है ना। और जो n = 1 ऑर्बिट है इसी को हम बोलते हैं k। इसको क्या बोलते हैं? l। इसको हम क्या बोलते हैं? m। और इसको हम क्या बोलते हैं? n। तो चाहे 1 2 3 4 कर लो और चाहे k l m n कह लो, दोनों बातें सेम है। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखो। अब बताओ k वाली ऑर्बिट का नाम क्या है? 1 का नाम क्या है? k। दूसरी का नाम क्या है? l। तीसरी का m। उसके बाद n। उसके बाद o। उसके बाद p। ऐसे बढ़ते जाओ। क्लियर है? समझ में आ गई बात? और लिखा क्या है? ये सारी बातें कहां चल रही है? फ्रॉम द न्यूक्लियस से आउटवर्ड, न्यूक्लियस से बाहर की तरफ। क्लियर है बेटा? इसको बना लेना जरा। और यही चीज हमने इस साइड बना रखी है, ये देखो। ठीक है? आगे अभी देखोगे तो यही बना है। चलो थोड़ा और पढ़ लो, फिर वहीं चल रहे हैं। अच्छा, हम लोग अगले कौन से आगे पॉस्टुलेट पे? छठे पॉस्टुलेट। क्लियर है? अब देखो छठा पॉस्टुलेट। छठा पॉस्टुलेट क्या है? लिखा है द एमिशन और एब्जॉर्प्शन। अच्छा, एमिशन का मतलब क्या होता है? निकलना। और एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? एब्जॉर्ब करना। एब्जॉर्प्शन का मतलब एब्जॉर्ब करना। उसका हिंदी कैसे हम, है ना? हाँ, हिंदी क्या होता है इसका? सोखना, अवशोषित करना। यू नो, आई डोंट नो। हाँ, ठीक है। हाँ, तो चलो ठीक, एमिशन और एब्जॉर्प्शन समझो, है ना। एमिट करना मतलब निकालना, है ना। एब्जॉर्ब करना मतलब सोखना या, हाँ ठीक, वेरी गुड, सब समझना चाहिए। क्लियर है? तो देखो, द एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी in the form of photon can only occur when electron jump from one stationary state to another। ठीक है? जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहां है, ये कूद के यहां आ गया, तो जंप किया ना,
हो सकता है इलेक्ट्रॉन यहां था और ये कूद के यहां चला गया, तभी भी तो जंप है। जंप हो सकती है कहां से, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी, हो सकता है कि लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी, ये दोनों ही क्या है, जंप। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझो। जैसे एक शब्द हम लोग पढ़ते हैं और अक्सर गलती करते हैं, नेक्स्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट मींस क्या होता है, अगला, यहीं पे हम गलत कर जाते हैं। नेक्स्ट पिछला भी होता है, नेक्स्ट फॉरवर्ड, नेक्स्ट बैकवर्ड, नहीं समझ रहे हो। जैसे हमने कहा, हाँ यही गलती होती है हमसे, जैसे हमने कहा 5, इसका नेक्स्ट फॉरवर्ड नंबर क्या है 6 और नेक्स्ट बैकवर्ड नंबर क्या है 4। हमने दोनों में क्या शब्द इस्तेमाल किया, नेक्स्ट। कुछ समझ में आ गया? तो नेक्स्ट फॉरवर्ड, नेक्स्ट बैकवर्ड, यानी अगला पीछे वाला, अगला आगे वाला। अंग्रेजी समझो, क्लियर है? नेक्स्ट फॉरवर्ड और नेक्स्ट बैकवर्ड। चलो हटाओ, क्लियर है? अब सुनिएगा, बताओ, एक स्टेशनरी ऑर्बिट से दूसरी स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो दो बातें होंगी, या तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होगा और या तो एनर्जी एमिट कर रहा होगा। क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लो तुम नीचे हो धरती पे और तुमको एक लेवल ऊपर चढ़ना है ना? क्लियर है? जैसे ऐसे समझो ना, जैसे तुम नीचे खड़े हो, तुमको छत पे चढ़ना है। क्लियर है? और एक दूसरी बात, छत पे हो, तुम्हें नीचे आना है। क्लियर है? अच्छा, छत पे खड़े हो, नीचे आ जाओगे कूद के, लेकिन नीचे से जब ऊपर चढ़ोगे ना तो बड़ा ताकत लगेगी, और ऊपर से नीचे आ जाओगे झम से, वो अलग बात है, हाथ पैर टूट जाए वो अलग बात है, लेकिन बिना एनर्जी के आ जाओगे। क्लियर है? मतलब एनर्जी। अच्छा बताओ, नीचे से ऊपर गए तो बताओ एनर्जी हम निकाल रहे हैं कि एनर्जी हम खा रहे हैं? खा रहे हैं। तो इसका मतलब जब नीचे लोअर एनर्जी से हम हायर एनर्जी पे जाएंगे तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा, जब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे आएंगे तो एनर्जी एमिशन होगा। क्लियर हुआ? अच्छा बताओ, ये एमिशन और एब्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट हमें समझाओ। बताओ बताओ बताओ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ समझाओ, बताओ। अच्छा बताओ, एब्जॉर्प्शन कब होगा? जब लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी पे जाएंगे तो एब्जॉर्प्शन, और जब हायर से लोअर पे आएंगे तो एमिशन। क्लियर है? जैसे ऐसे समझो, तुम ऊपर चढ़ ही नहीं पा रहे हो, खूब खाए पिए, जब एनर्जी आई तो चढ़े ऊपर वाले स्टेप पे, तो क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन। और ऊपर से नीचे आए झम से, तो ये क्या हुआ? एमिशन। क्लियर हुआ? तो जरा ध्यान से समझो। अच्छा, एनर्जी डिफरेंस का फार्मूला ये है, क्या है? डेल्टा ई बराबर एनर्जी हायर लेवल की और एनर्जी लोअर लेवल की, है ना? दो का डिफरेंस है। या आप इसको लिख सकते हो एनर्जी N2 की, N2 मतलब ऊपर वाला और N1 मतलब नीचे वाला। क्लियर है? हायर एनर्जी लोअर एनर्जी आपस में माइनस कर दो तो वो क्या आ जाएगी? एनर्जी का डिफरेंस। क्लियर है? अच्छा बताओ, एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? एनर्जी ऑफ क्वांटम क्या होता है? एच न्यू। बताओ, एनर्जी ऑफ क्वांटम, एनर्जी ऑफ एक क्वांटम क्या होता है? एच न्यू। और इसी को हम क्या बोलते हैं? बोहर फ्रीक्वेंसी कंडीशन। क्या बोलते हैं? बोहर फ्रीक्वेंसी कंडीशन। पक्का? अब जरा ध्यान से समझो, ऊपर वाली ये कहानी अब हमको समझाओ। देखो क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन रिमेन इन स्टेशनरी ऑर्बिट, है ना? क्या लिखा है? दैट इज while revolving in orbit does not, आहा देखो यहीं पे आ गया, क्या? does not lose energy। और यही लूज एनर्जी कौन बता गए थे? किसके मॉडल में? रदरफोर्ड। यदि वो लूज एनर्जी का कॉन्सेप्ट पहले दे दिए होते कि नहीं एनर्जी लूज नहीं करता, तो ये पैदा नहीं होते। जो समझ रहे हो, थोड़ा इनका लिए थोड़ा उनका अपना बना दिए हमारी थ्योरी, समझ रहे हो? बताओ, यही डज नॉट लूज वाली बात ये रदरफोर्ड बता गए होते तो ये पैदा ही नहीं होते। समझ में आ रहा? इनके हिसाब से क्या है, जो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है न्यूक्लियस के, वो
अपनी पर्टिकुलर एनर्जी रखता है, एनर्जी का लॉस नहीं करता है। ऐसे समझो जैसे न्यूक्लियस के करीब वाली जो सबसे पहली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ऐसे समझो, ऐसे समझो जैसे ये न्यूक्लियस है, ये पहली ऑर्बिट, ये दूसरी ऑर्बिट, ये तीसरी ऑर्बिट, क्लियर है। जैसे मान लो इसकी एनर्जी हमने कहा 1 किलो जूल है, 1 किलो जूल है, तो ये जब तक घूमेगा इसकी एनर्जी 1 किलो जूल बनी रहेगी। और इसके हमने कह दिया मान लो इसकी 2 किलो जूल है, तो इसकी हमेशा जब तक इलेक्ट्रॉन इसमें घूमेगा तब तक इसकी एनर्जी कितनी बनी रहेगी, 2 किलो जूल। हमने कहा इसकी एनर्जी 3 किलो जूल है, तो इसकी एनर्जी हमेशा कितनी बनी रहेगी, 3 किलो जूल। क्लियर है। अब बहुत ध्यान से समझो, यही समझना है। लेकिन रदरफोर्ड के हिसाब से क्या था, देखो जैसे मान लो ये है, इसके पास 3 किलो जूल एनर्जी है, तो ये जैसे जैसे घूम रहा है अपनी एनर्जी लूज कर रहा है। तो जैसे मान लो इसकी एनर्जी 2.5 हो गई, 3 से 2.5 तो अंदर आ गया, 2.5 से 2 हो गई और अंदर आ गया, 2 से 1.5 हो गया और अंदर 1 हो गया, आधा हो गया, ले आ गया न्यूक्लियस में। क्लियर है। तो इन दोनों के कॉन्सेप्ट में अंतर पता चला है ना। इनके हिसाब से इलेक्ट्रॉन जो चारों तरफ न्यूक्लियस के टहल रहा है वो हर वक्त एनर्जी का नुकसान कर रहा है, डिसिपेशन कर रहा है। और इनके हिसाब से क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमने वाला, उसकी एनर्जी का 1 भी % नुकसान नहीं होता। जो जिस एनर्जी को लेके जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उसकी एनर्जी हमेशा उतनी ही बनी रहेगी। क्लियर है। चलो अच्छा, ये कहानी समझ में आ गई। अब जरा ध्यान से समझो, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब और एमिट एनर्जी ओनली व्हेन इट चेंज इट्स ऑर्बिट, है ना। इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कब करेगा, एमिट कब करेगा, जब वो एक एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल पे जंप करेगा। क्या करेगा, जंप करेगा। समझ में आ रहा। लाइन पढ़ो सारे बच्चे, इस लाइन को पढ़ो, पढ़ो पढ़ो। अब देखो क्या लिखा है, when it change its orbit, है ना, जब ये अपनी ऑर्बिट को क्या करेगा, बदलेगा। अब जरा ध्यान से लिखो, फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी लेवल। मान लो हायर एनर्जी लेवल से कहां आ रहा है, लोअर एनर्जी लेवल पे, तो बताओ ये एनर्जी एमिट करेगा कि एब्जॉर्ब, एमिट, यानी छत से नीचे कूद रहा तो एनर्जी क्या करेगा, एमिट। अब जरा ध्यान से समझो, फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी लेवल, अब नीचे से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो अब क्या करेगा, खाएगा पिएगा ना, इलेक्ट्रॉन खाएगा पिएगा तब ताकत आएगी तभी तो चढ़ पाएगा। इसका मतलब वो एनर्जी का क्या कर रहा है, एब्जॉर्प्शन। क्लियर है। अच्छा, एमिट कब करेगा, एब्जॉर्ब कब करेगा, क्लियर हुआ। अब जितने हमने पॉस्टुलेट आपको पढ़ाए हैं सारे पढ़ लो। टोटल हमने कितने बोर के पॉस्टुलेट पढ़ाए हैं, 6। और एक बात ये हमेशा याद रखना, कभी कभी आलस आ जाता है सुबह और ये होता है कि चलो अच्छा हम कवर कर लेंगे क्लास, है ना। ये हमारी आदत में आना नहीं चाहिए। समझ लो एक दिन आया तो तुम समझ लो 1000 रैंक तुम पीछे चले गए। कोई इंसान समझ रहे हो 8th पास होने के बाद से तैयारी कर रहा है, समझ रहे हो। आजकल तैयारी कहाँ शुरू होती, 8th जैसे बंदा पास हुआ, बच्चा पास हुआ, उसको नीट करना, जेई करना या यूपीएससी करना, जो भी करना है, उसके आजकल माता पिता उसको उसी डायरेक्शन में भेज देते हैं, बेटा तुमको, अब उसके 24 घंटे दिमाग में ही रहता है कि हमको ये बनना है। और आप कब तैयारी का सोचे, जब 12th पास हो गए या 10th पास हो गए। सोचो आपसे भी भयंकर तैयारी करने वाला कोई है। क्लियर है। और हम क्या कर रहे हैं, आलस, आलस्यम कुतो धनम आलस्यम कुतो विद्या, ये संस्कृति है। ना तो आलसी को विद्या आती है, और जब विद्या नहीं आई तो धन कहां से आएगा। आलसी व्यक्ति के पास ना तो धन होता है और ना तो शिक्षा होती है, ना तो एजुकेटेड होता है वो आलसी, है ना। छोटी क्लासों में ये तुम्हें सुविचार यूं ही नहीं पढ़ाए जाते हैं। क्लियर है। हाँ, तो जब तुम्हें सुबह आलस आए तो तुम समझ लेना कि तुम दूसरों से पीछे चले गए हो, और ऐसा कई बार कर लेना तो रिजल्ट देखने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है।
हमें सीट चाहिए एक, लेकिन हम बात करते हैं पूरी सीटों की, कितनी सीटें हैं, मूर्खता है। हमें एक सीट चाहिए, हमको उससे मतलब है, टोटल कितनी हमें इससे क्या मतलब है कि नहीं? तुम अपने विचार बदलो, एक बच्चे के हिसाब से, एक छात्र के हिसाब से विचार बदलो, समझ रहे हो ना? और कमियां हर जगह हर सिस्टम में हैं, समझ रहे हो ना? कभी कभी कमियां ज्यादा हो जाती हैं तो दिखने लगती हैं, कमियां कम होती नहीं दिखती हैं। क्लियर है? खैर चलो ये सब छोड़ो, हमको अपने ईमानदारी से काम करना है बस। अब समझो, अब जरा ध्यान से समझो। देखो यहां हमने क्या बोला, N2 इज ग्रेटर देन N1, है ना? वेदर एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी विल अकर। समझ में आ गया? एक ऑर्बिट हमारी क्या है N2 और एक ऑर्बिट हमारी क्या है N1। क्लियर है? तभी तो जंप होगा। अब हमने कहा N1 से N1 पे जंप करो, ये क्या जंप है? जंप के लिए क्या चाहिए? N1 से हम N3 पे चले जाएं, N3 से हम N1 पे चले आए, N2 पे चले जाएं, जंप ये है। जंप का मतलब है कि एक एनर्जी लेवल से आप दूसरी एनर्जी लेवल पे जाओ, और जरूरी नहीं कि N1 से N2 जाओ, N1 से N5 चले जाओ, ये भी जंप है। N5 से तुम N2 पे आ जाओ, ये भी जंप है। समझ में आ गया? तो ये सब क्या है? जंप। क्लियर है? अब जरा ध्यान से समझो, अभी तक जो हम बोर मॉडल के विषय में पढ़ रहे थे, तो वहां देखो हमने तीन खास बातें पढ़ी। पहला हमने क्या पढ़ा? सर्कुलर ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट बोर का है। किसका है? बोर का। क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिट किनका कॉन्सेप्ट बन गया? बोर। क्लियर है? अच्छा, स्टेशनरी ऑर्बिट, और ये 4 नंबर के सवाल हैं, ये तीनों पॉइंट पूरा पढ़ने के बाद हमने ये 3 बातें खास सीख ली। क्लियर है? और ये बातें आप बोर मॉडल की अच्छे से तैयार कर लो। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में जैसे ही आए, हमको वही बात दिखने लगी जो हम आपको बता रहे थे। नेक्स्ट पेज में आ जाओ। ये हमारा एक गोल गोल एटम है। कैसा है? ये एटम है। अच्छा, एटम का न्यूक्लियस कैसा होता? पॉजिटिवली चार्ज्ड, है ना? ये क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस। क्लियर है? अच्छा बताओ, न्यूक्लियस से सबसे पहली वाली सेल का नाम क्या होता है? चाहे के सेल कह लो और चाहे n=1 सेल कह लो, दोनों बातें सेम है। अच्छा बताओ, के सेल का मतलब क्या है? n=1 सेल, है ना? अच्छा बताओ, अच्छा अब हम देखो, जब हम सेल बोलेंगे तो एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जब ऑर्बिट बोल रहे हैं तो इसका मतलब वो रास्ता किसके चलने का है? इलेक्ट्रॉन का। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? कभी हम सेल बोलेंगे, कभी हम ऑर्बिट बोलेंगे, कभी कभी हम एलिमेंट बोलते हैं, कभी कभी हम एटम बोलते हैं। दोनों में अंतर समझाए थे, एटम और एलिमेंट में। और यहां कभी कभी हम सेल बोल जाएंगे और कभी कभी हम ऑर्बिट बोल जाएंगे। तो ऑर्बिट, ये सेल देखो, हर सेल एक एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करती है, तो हर ऑर्बिट भी तो हर एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है। दोनों में अंतर क्या है? ऑर्बिट वो रास्ता होता है जिस पे इलेक्ट्रॉन चलता है, बस इतना दोनों में डिफरेंस है। क्लियर है? हाँ है ना? समझ में आ गई बात? हर पीली चीज सोना नहीं होती है, यदि कुछ खास है तो वो सोना है। क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, हमने कहा ये हमारी कौन सी सेल है? एल सेल। या हमने इसको बोला ये कौन सी ऑर्बिट है? बताओ, n=2। क्लियर है? अच्छा इसको हम क्या बोल सकते हैं? n=3। इसको क्या बोल सकते हो? n=4। ऐसे आप बनाते हुए चले जाओ। ठीक है? सारे बच्चे बहुत ध्यान से देखो। अच्छा, अब यहां n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। यदि किसी ने कहा n=1, तो इसका मतलब न्यूक्लियस से सबसे करीब वाली ऑर्बिट की बात चल रही। n=2 थोड़ा और दूर, 3 और दूर, 4 और दूर। सारे कैलकुलेशन कहां होंगे? न्यूक्लियस से बाहर की तरफ, है ना? कहां से होंगे? न्यूक्लियस से बाहर की तरफ। अच्छा, कभी मन में यह नहीं आया कि इसको हमने के ही नाम क्यों रखा? ABCD भी तो रख सकते थे, ए से शुरू कर सकते थे। कभी मन में आया? न्यूक्लियस के सबसे करीब सेल को हम के बोलते हैं, जबकि हमारा अल्फाबेट शुरू कहां से होता है? ए से, तो हम ए नहीं बोल सकते थे? हाँ या ना? कभी मन में विचार नहीं आया ये?
तो पढ़ते रहे बस। तो फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, के कैप्चर। क्या पढ़ोगे? के कैप्चर। तो आज हमने इतनी बात तुम्हारे मन में डाल दी है और फिजिक्स वाले मास्टर साहब पढ़ाएंगे। क्लियर? तो क्या बोलेंगे इसको? के कैप्चर। इसलिए न्यूक्लियस के जो सबसे करीब वाली सेल होती है उसका नाम क्या होता है? के। चलो आगे देखो। बताओ एन क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। इसका दूसरा है, क्या बोल सकते हो? यही क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसी को क्या बोल सकते हो? नंबर ऑफ पीरियड। इसी को क्या बोलोगे? एनर्जी लेवल। तो एन के इतने नाम हैं। एन के कितने नाम है? याद करो। चार, चारों याद करो। आप नंबर ऑफ ऑर्बिट बोल सकते हो, हां। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोल सकते हो, हां। नंबर ऑफ पीरियड बोल सकते हो, हां। एनर्जी लेवल बोल सकते हो, हां। एन को इतनी चीजें बोली जा सकती हैं। क्लियर है? पक्का? अब जरा सारे बच्चे ध्यान से देखो। अच्छा, ये हमने एक बनाया एटम, यहां न्यूक्लियस है। सारे बच्चों बहुत ध्यान से इसको देखेंगे। देखो, जितना कंसंट्रेट होके तुम यहां बैठ गए बेटा, उतनी तुमको घर में मेहनत कम करनी पड़ेगी। क्लियर है? अब हमने क्या किया? इस एटम को यहां से काट दिया। क्या किया? काट दिया। एटम को दो हिस्सों में काट दिया। ऐसे देखो, यहां से दो हिस्सों में काट दिया। काट दिया। अच्छा, जैसे हमने इसको काटा, क्लियर है, तो ये हमारा, मान लो ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। क्या हो गया? न्यूक्लियस। अच्छा बताओ, ये कौन सी, ये कौन सी, ये कौन सी ऑर्बिट है? n इक्वल टू 1। ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, यहां से लेके। क्लियर है? अब जरा ध्यान से समझो। हमने ऐसे इसको काट दिया, ऐसे काट दिया, और इन लाइनों को हमने सीधा कर लिया। ये लाइन, ये कौन सी? दूसरी लाइन। ये कौन सी? तीसरी लाइन। ये चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं। यहां से आप कहां तक बनाते चले जाओ। क्लियर है? अच्छा बताओ, जो न्यूक्लियस के सबसे करीब, यही तो है n इक्वल टू 1। ये क्या है? n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 6, n इक्वल टू 7, है ना? और यहां क्या है? n इक्वल टू। आज आप एटम से एनर्जी लेवल बनाना सीख गए, है ना? ये एटम है और ये एनर्जी लेवल है। क्लियर है? अच्छा बताओ, न्यूक्लियस के जो सबसे करीब होता है, देखो ये एटम है और ये एनर्जी लेवल है, और हमने एनर्जी लेवल निकाले कहां से? एटम से ही तो। अब जरा ध्यान से समझो, ये काटना समझ में आया बेटा? दो हिस्सों में। अब हमने क्या किया? देखो, इतनी लाइन है ना पहली, ये वाली, इतनी तो बची काटने के बाद, और हमने इसी को सीधा कर दिया, तो यही लाइन बन गई ये। क्लियर है? देखो, अब तुमको ये बात समझो, तुम लोग आज के पहले क्या पढ़ते थे? इसको अलग पढ़ते थे, इसको अलग पढ़ते थे। ये पता नहीं था कि ये आता कहां से है। आज ये क्लियर हुआ कि अच्छा ये इसी से आता है ना? और जितने पढ़ने वाले हो तुम लोग पढ़ के आए हो, वो अलग पढ़ाया जाता था, ये अलग पढ़ाया जाता था। आज क्या हुआ? इसी से हमने बनाना इसको सिखाया, तो कुछ तो खास सीख लो। क्लियर है? अच्छा, ये दोनों अलग अलग पढ़ते थे कि नहीं? हाँ, हमको ये मालूम है। अच्छा बताओ, जो न्यूक्लियस के सबसे करीब होता है, इसको क्या बोलते हैं? यही होता है ग्राउंड स्टेट। इसका नाम क्या होता है? ग्राउंड स्टेट। क्लियर है? और इसको क्या बोलते हैं? ये होता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अच्छा, ये क्या होता है? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ये कौन सा है? थर्ड एक्साइटेड स्टेट। अब हमने कहा इलेक्ट्रॉन हमारा जंप कर रहा है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे, तो कहां से कहां आ रहा है? n इक्वल टू 3 से लेके कहां आ रहा है? n इक्वल टू 1 पे, है ना? थर्ड, अच्छा बताओ, थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है? n इक्वल टू 4।
है ना, हमेशा जितना नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है ना, एक्साइटेड हमेशा उससे एक क्या होता है, ज्यादा होता है, कम होता है। अच्छा किसके सामने लिख दिए, हाँ तो ये देखो ये क्या है फोर्थ और ये थर्ड, यानी ग्राउंड स्टेट से क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट एक ज्यादा। क्लियर है। अच्छा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इक्वल टू 2 है ना, सेकेंड एक्साइटेड का मतलब n इक्वल टू 3 है ना। क्लियर है। चलो जो n होगा एक्साइटेड स्टेट क्या होगा उससे ज्यादा होगा ना, है ना। अरे एक कम होगा, वाह वाह वाह। देखो ये क्या है, n क्या है, 2 एक्साइटेड स्टेट पहला, वाह भाई वाह, उल्टा ही बोल जाओगे है? दिख रहा है साफ साफ। चलो खैर कोई बात नहीं, बोला जाए। अच्छा बताओ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3। ठीक है, तो एक्साइटेड स्टेट कम होता है और जबकि n ज्यादा होता है। कितना ज्यादा, एक ज्यादा। जैसे हमने बोला, अरे आप ओवरटोन नहीं पढ़ते, ओवरटोन जब आप ऑर्गन पाइप पढ़ते हो, क्लोज ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप, तो एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है और फिर ओवरटोन्स होते हैं। धुआं छोड़ रहा है क्या दिमाग, ये सब पढ़ाना है तभी सेलेक्ट हो गए, छोड़ रहा है तो हम कुछ कर नहीं सकते। हम जानते हो अभी इसलिए ज्यादा बोल नहीं पाते हैं क्योंकि हम जान रहे हैं तुम लोग अभी बहुत नीचे वाले स्तर पे हो। क्लियर, अभी शुरुआत है, और नहीं थोड़े दिन पढ़ाने के बाद इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, उधर की बात उधर, समझ रहे हो ना। तैयारी का मतलब यही होता है। जब हम कोई बात कहें, हमने कहा अच्छा ओवरटोन कहां होते, ओवरटोन है ना, हम कहें कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, तो तुम हमारी बात को समझोगे, अच्छा ये वहां की बात चल रही है। क्लियर है। हम कुछ बोलें तो आप समझो, हम बोले पीपीसी तुम समझो कि हाँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की मैं बात कर रहा हूं, बताओ। चलो सवाल बन जाता है। क्लियर है। बताओ कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ, वेरी गुड, कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ, बताओ। चार्ज, हाँ हाँ हाँ, बताओ बेटा, बताओ। करंट, हाँ कैपेसिटर चार्ज होता है ना। अब यहीं पे फंस जाते हैं, अरे फील्ड के फॉर्म में, फील्ड के फॉर्म में स्टोर होता है। चार्ज बेटा स्टोर नहीं होता, वो तो चार्ज होता है। हाँ हम कह रहे हैं ना वे बहुत सीखना है। चलो खैर कोई बात नहीं, क्लियर है। चलो आगे देखें, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। अब देखो आगे बढ़ते बढ़ते आए, आप जरा ध्यान से समझो। अब बोर की हमने जितनी बातें पढ़ी हैं, है ना, बोर के मॉडल की अब हम कैलकुलेशन करेंगे, जैसे रेडियस की कैलकुलेशन, वेलोसिटी की कैलकुलेशन, है ना। कि अच्छा रेडियस का मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में टहल रहा उनके बीच की दूरी निकालेंगे, है ना। जैसे किसी ने कहा कि इतनी दूरी निकालो, कोई कह सकता है यहां की दूरी निकालो, ये आ रही तो है, कोई कह दे यहां की निकालो, कोई कहे यहां की निकालो, ये सब क्या है, आर है ना। तो अब हम इनकी कैलकुलेशन वाला पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले देखो हेडिंग अगले चैप्टर उस पर क्या पढ़ी है, पहला क्या है, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस, है ना, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट। क्लियर है। तो लिख लो बेटा, देखो पहले वाली पूरी बातें आनी चाहिए, नहीं तो मामला बनेगा नहीं। ठीक है, सब बातें आपको आनी चाहिए, समझ लो आप सब कुछ तुम्हारे पास है, सब सवाल झमाझम लगते रहेंगे और अभी सवाल लगवाते हैं। और यहां कोई डेरिवेशन ना करना कि ये आया कैसे, इसमें बहुत हम लगे रहते हैं, सर ये कहां से आया, ये तुम्हें नहीं जानना, ये आया इतना कम नहीं है। क्लियर है। हाँ यहां डेरिवेशन नहीं आपको करने हैं,
समझ में आ गया? चलिएगा, तो सारे बच्चे लिखो, सारे बच्चे इसको पढ़ो, फिर हम आपको इसको बेसिक बात बताएं। पढ़ो। रेडियस का फार्मूला क्या होता है? एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर ई स्क्वायर के जेड और एम, ये होता है रियल रेडियस का फार्मूला। क्लियर है? अब जरा ध्यान से समझो, लेकिन इतना हमें पढ़ना नहीं। अब देखो, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या? आप देखो क्या लिख सकते हैं, इसका एन यहां हटा लो। देखो ये क्या है, एच स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर और ये ई स्क्वायर है, ई स्क्वायर के और इंटू एम, और इंटू इसको हम नहीं लिख सकते एन स्क्वायर बाई जेड। जब आप कैलकुलेट करोगे इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू आएगा 0.52। क्या आएगा? 0.52। अब आप समझो, यदि हम ये फार्मूला तुमको पढ़ा के भेजे होते और तुम सबका वैल्यू रख के वहां गुणा भाग कर रहे होते, समझ रहे हो, तो कर ही रहे होते, है ना? तो पहले सारे बच्चे ये फार्मूला लिखो, आर का लिखो फार्मूला। सब पका पकाया ले जाओ यहां से, वहां छोटा सा फार्मूला देखो, आंसर लगाओ, सारे कैलकुलेशन यहां से करके जाओ। समझ में आ रहा? ज्यादा ज्ञानी ना बनो कि वहीं कर लेंगे तो 10 साल कम पड़ जाएंगे तैयारी के। तो यहां पॉइंट देखो बेटा, 0.52 और समथिंग आता है, तो इसको हम क्या मान लेंगे? 0.53 इसका कैलकुलेशन। अब मेरी बात को समझो। अच्छा बताओ, अब आर का फार्मूला आपका क्या बना nth ऑर्बिट के लिए? क्या बना? 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, और ये आंसर आपका निकलेगा एंगस्ट्रॉम में। इतना फार्मूला आज के बाद हमेशा याद रखना है, और यही फार्मूला हमने यहां लिखा है बस। और इसका देखो, सबका कैलकुलेशन हम करके घर से गए। अब मान लो वहां ये कौन सा है, प्लैंक कांस्टेंट, इसका वैल्यू क्या है? 6.6 इंटू 10 की पावर -34। पहले इसका स्क्वायर करो, फिर उसके बाद 4, फिर पाई, पाई क्या होता है? 22/7 या 3.14, इसका स्क्वायर करो। समझो कितना बड़ा जोड़ घटाना हो गया, हुआ ना? सब करके यहीं जाओ। देखो ऐसे लग रहे थे बहुत भौका लिए हैं क्या? ये कहां से हमने सीखा? घर से कैलकुलेशन करके गए। देखो तैयारी का मतलब ये है, कॉन्सेप्ट सीख लो, फिर उसका एक जुगाड़ भी सीख लो, ये तैयारी है। तुम लोग बीएससी एमएससी पीएचडी नहीं कर रहे हो कि ये कैसे हुआ, कब तक होगा, कहां से होना शुरू हुआ, ये तुमसे मतलब नहीं है। ये है तो ये है, ये तुम्हारा एग्जाम है। क्लियर है? तो आज के बाद बताओ, nth ऑर्बिट के रेडियस निकालने का फार्मूला बताओ क्या होता है? बताओ बेटा, R इक्वल टू 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। क्लियर है? अब जरा ध्यान से रखो। अब मान लो आपसे रेडियस रेशियो पूछ ले, यहीं पे हम लोग क्या निकालेंगे? रेडियस रेशियो। बताओ। अच्छा बताओ, रेडियस का रेशियो क्या होगा? बताओ, बताओ बेटा। रेडियस रेशियो हमें निकालना है। मान लो हम क्या करेंगे? अच्छा बताओ, आर nth ऑर्बिट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? एन स्क्वायर बाई जेड। हाँ या ना? क्लियर है? और मान लो उसने क्या किया, इसका फार्मूला आपको दे दिया, और उसने कहा कि बताओ हमें रेडियस R1 और अपान R2 निकालो, है ना? तो आप निकाल लोगे ना, एक R1 बना लोगे, एक R2 बना लोगे, फिर दोनों का रेशियो ले लोगे। क्लियर है? अब लेकिन समझो, आज के बाद इसको कैसे याद रखोगे, ये रेशियो। ठीक है? जाम समझते हो? जाम, जाम नहीं समझते? यू नो जाम? नहीं, समझना नहीं है ज्यादा, बस बोलना है। क्लियर है? हाँ ठीक है। तो देखो इसको कैसे याद रखोगे। देखो रेडियस का फार्मूला कैसे याद रखोगे? बोलो रहने, बोलो रहने, देखो रहने दो जाम।
याद हो गया कैसे? अरे पागल हो जाओगे, इतने फार्मूले हैं, जो जुगाड़ नहीं याद किए तो यही नहीं पता चलेगा पावर ऊपर है कि नीचे है, जेड ऊपर है कि नीचे है। अभी तो पहला फार्मूला है, तो कैसे याद करोगे? बोलो रहने, देखो रहने दो, मतलब दो का मतलब क्या है? इसकी पावर दो है, और जाम का मतलब ये क्या है? जेड। क्लियर है? 5 फार्मूले हैं, अभी हालत खराब हो जाएगी तब, जब आप पहला रटा रहे हैं तब याद आएगा। क्लियर है? ये याद कर लो, वहां बच्चों को ये नहीं पता चलता एन ऊपर है कि नीचे है, पावर ऊपर है कि नीचे है, तो कैसे याद रखोगे इसको? क्या याद रखोगे? रहने दो। अच्छा, रहने का मतलब क्या है? आर। और ने का मतलब क्या है? एन। और दो का मतलब क्या है? एन की पावर दो, मतलब 2। और जाम मतलब क्या है? जेड। जेड नीचे है। क्लियर है? और विश्वास मानो, यदि ये हमारे फार्मूले तुमने याद कर लिए तो केमिस्ट्री में आए ना आए, फिजिक्स में जरूर आएगा। समझ में आ रहा? ये जो मैं तुम्हें फार्मूले पढ़ा रहा हूं, ये तुमको इसके अलावा और कहीं नहीं मिल सकते। ये चैलेंज करता हूं। और हमारी केमिस्ट्री में आए ना आए फार्मूला, लेकिन ये फिजिक्स में 100% आएगा। क्लियर है? क्लियर है? तो आज के बाद रेडियस रेशियो का फार्मूला निकालना आ गया। ठीक है, चलो फार्मूला याद करने का तरीका आ गया। पक्का? क्या बोलोगे? रहने दो जाम। क्या? अब देखो रहने दो, अब देखो जैसे रहने दो बोला, अच्छा आर ने मतलब दो, यानी एन की पावर दो, एन स्क्वायर बाई जाम मतलब जेड। रहने दो जाम। अब ये आ गया धुआंधार पहला क्वेश्चन। चलो पहला क्वेश्चन लगाओ, पहला क्वेश्चन लगाओ बेटा। आंसर आ गया? बहुत बढ़िया। बस यही था, धुआंधार उड़ाए रहो बस। क्या है जीवन में? पहला सवाल सारे बच्चे पढ़े, सब बच्चे पढ़ेंगे। पहला सवाल क्या है? लिखा है कैलकुलेट द रेडियस, किसमें? इन एंगस्ट्रॉम ऑफ सेकेंड ऑर्बिट। सेकेंड ऑर्बिट का मतलब क्या? एन इक्वल टू क्या दे दिया? 2। ऑफ हाइड्रोजन एटम। अच्छा बताओ, हाइड्रोजन एटम का जेड कितना होता है? 1। और हमारा फार्मूला क्या? आर इक्वल टू 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। ये हो गया 0.53 इंटू एन कितना है? 2, 2 का स्क्वायर अपान जेड कितना है? 1। तो ये आंसर आ गया 0.53 इंटू 4, दैट इज बताओ कितना? हाँ हाँ बोलना पाना। हाँ हाँ वेरी गुड। अरे बेशरम हो तुम लोग। कितना? 2.1। बोलने में इतना घबराएंगे, मान लो गलती से गलत निकल जाए तो इतना बेशरम हो तुम लोग। क्या क्या क्या? अरे वो रेडियस रेशियो है, जब रेशियो पूछे, मान लो लिथियम का ये रेशियो जिसमें तुम ऐसे ऐसे कर रहे थे, ये कैसे फार्मूला लग गया? ये देखो यार, ये समझ में आता है। देखो ये nth ऑर्बिट किसी के लिए लगाओगे, ये किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए निकालोगे, और ये फार्मूला लगाना है जब पूछे कि n इक्वल टू पहली ऑर्बिट, n इक्वल टू दूसरी ऑर्बिट, तब रेडियस रेशियो लगाओगे। वही लगा, ये फार्मूला नहीं लगा, ये वाला रटाए रहने दो जाम लगा नहीं, वो ये लगेगा। आ गया सवाल, पहला सवाल हो गया। इसी बात पे दूसरा सवाल भी हो जाए। पढ़ो सब लोग दूसरा सवाल। अब ये रेडियस रेशियो वाला फार्मूला है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे पहले यही पढ़ा दें, रेडियस रेशियो जैसे हमने कहा ये R1 है, R1 बराबर क्या हो जाएगा? बताओ बेटा क्या हो जाएगा? N1 स्क्वायर अपान Z1 होगा। अच्छा R2 बराबर क्या होगा? बताओ क्या होगा? N2 स्क्वायर अपान Z2। ये हमारा पहली इक्वेशन मान लिया, ये हमारी दूसरी इक्वेशन। R1 अपान R2 है, यदि हमें फार्मूला जानना है। अब सुनो, तो क्या लिखेंगे बताओ बेटा? N1 स्क्वायर अपान Z1, ये हो गया R1। R2 क्या है? N2 स्क्वायर अपान Z2। हमने आपको 1432 याद कराया था। क्या याद कराया था? 1432। क्या याद कराया था? 1432। देखो हमको मालूम है तुमको मैथ आती कितनी, हम उसी हिसाब से तुमको पढ़ा भी रहे हैं। तो इसको मान लेना ये पहला टर्म है,
ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है ना। तो 14 32 यानी एक कहां जाए, 4 कहां जाएगा, 1 के पास है ना, और 2 कहां उतर आएगा, 3 के पास। क्लियर है। तो ये देखो ये हो गया 14 32। तो R1 अपान R2 क्या हुआ, अब N1 स्क्वायर और इंटू इसके पास कौन चला जाएगा, Z2 अपान क्या हो जाएगा, N2 के पास कौन उतर आएगा, N2 स्क्वायर और इंटू अपान क्या हो जाएगा, Z1। बना फार्मूला। तो आज के बाद R1 अपान R2 का फार्मूला क्या हो गया, बताओ बेटा, N1 स्क्वायर और अपान N2 स्क्वायर और इंटू Z2 अपान Z1। ये भी फार्मूला वहीं चिपका लो रेडियस रेशियो वाले में, जहां रेडियस रेशियो लिखा है ये फार्मूला वहीं चिपकाओ। अच्छा हमने सोचा रेडियस रेशियो बता दी, इतने समझदार हैं ये फार्मूला बना लेंगे, हमको क्या पता था। क्लियर है। हम जहां तुम्हें होशियार समझने की गलती किए वहीं समझो गलती हो गई। रेशियो निकालना आज के बाद आ गया ना, हाँ ठीक, बहुत बढ़िया। हाँ बेटा 1:9, वेरी गुड, जो भी आ जाए। रेशियो वाला फार्मूला यहीं सेट कर लो बेटा। 14 32 याद हुआ आज के बाद। अच्छा 14 32 का मतलब समझ में आया, जब आपके पास ये 4 टर्म ऐसे हो, R1 का वैल्यू ये है, R2 का वैल्यू ये है ना। अब ये नहीं समझ में आ रहा कौन किसके साथ जाएगा, तो बताओ चौथा वाला ये कहां चला जाएगा, पहले के पास, और दूसरा उतरेगा तीसरे के पास। तो देखो पहले के पास चौथा और तीसरे के दूसरे के पास तीसरा, या तीसरे के पास जो आंसर आए बेटा, अभी हम फिक्स थोड़े ना कोई आंसर कर रहे हैं यही होगा। हम 1:4 सबका अलग अलग आना चाहिए, तभी तो मजा है। सवाल का आनंद तभी है जब सबका आंसर अपने हिसाब से आए। 3/8, हाँ ठीक, खूब निकालो अपने मन से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा सबसे पहले बताओ R1 अपान R2 का फार्मूला क्या है, N1 स्क्वायर अपान N2 स्क्वायर इंटू Z2 अपान Z1। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझो। लिखा है कैलकुलेट द रेडियस रेशियो ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस, है ना। अच्छा फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब है कि N1 बराबर 1 है, क्लियर है, और हीलियम प्लस यानी हीलियम का जेड कितना है बताओ, 2, Z1 है 2। ये हमको प्लस से थोड़े ना मतलब कोई हम इलेक्ट्रॉन थोड़े ना कैलकुलेट कर रहे हैं। अब लिखा है 2 सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब N इक्वल टू 3, N इक्वल टू N2 इक्वल टू क्या हो गया 3, और लिथियम +2 आयन, और लिथियम का जेड कितना होता बताओ बेटा 3। आ गया, ये क्या हो गया Z2। अब फार्मूले में रखो R1 अपान R2 बराबर N1 कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, अपान N2 कितना है 3, 3 का स्क्वायर, है ना, और इंटू Z2 है 3 और Z1 कितना है 2। तो अब बताओ ये क्या हो गया 1/9 और इंटू 3/, ठीक है। अब ये क्या हो गया 3 अपान 18, है ना, क्लियर। तो ये क्या हो गया 6, तो ये हो गया 1/6, तो 1:6। अब ये क्या हो गया R1 रेशियो R2 बराबर क्या हो गया 1:6। सब लोग अपने हिसाब से खूब आंसर निकाले, बताओ कासिफ 1/6, वेरी गुड। देखो जैसे ही हमारा आंसर ये निकला R1 अपान R2 बराबर 1/6 ये निकला। अच्छा बताओ R1 के सामने कौन है 1 और R2 के सामने कौन है 2, तो जब लिखा जाए 1:2 तो बताओ 1 के सामने कौन है, R1 के सामने कौन है 1 और R2 के सामने कौन है 6, ऐसे रेशियो बनाया जाता है। और मान लो ये आ जाता आंसर 6/1, मान लो कल को आ जाता है ऐसा आंसर, तो यहां होता 6 और यहां होता 1, समझ रहे हो ना।
क्लियर है? रेशियो लिखना सीख गए, है ना? जो जिसके सामने वो उसी के पास। क्लियर है? समझ में आ रहा? अभिनव क्लियर हुआ? तब कैलकुलेशन में मजा आ रहा? अरे बड़ी बड़ी जो बड़े बड़े सवाल होंगे उनका हम खुद ही आपको जुगाड़ बता रहे हैं। 14 32 14 32। अब आपको जोड़ घटाना गुणा भाग करना है। अब सुनो, तीसरा क्वेश्चन अभी तुम ना लगाना, क्योंकि अभी वेलोसिटी जब पढ़ाएंगे तो ये सवाल पलट के आएंगे, लगाएंगे आके। हाँ लगा सकते हो, लगा लो लगा लो लगा लो। चलो ये वाला सवाल अभी जब वेलोसिटी वाला फार्मूला पढ़ा दे, अभी तो खाली इसमें आधा तुम सवाल लगा सकते हो। कहां वाला? रेडियस वाला, है ना? फिर आधा सवाल हमारा किसका है? वेलोसिटी वाला। तो ये सवाल अभी वेलोसिटी जब पढ़ाएंगे तो ये तुम्हारा पूरा लगेगा। ठीक है? तो रेडियस वाले बेटा ऐसे सवाल आएंगे, रेडियस वाले सवाल ऐसे आएंगे। क्लियर हुआ? अब पूरा रेडियस एक बार पढ़ लो, और रेडियस में तुम्हें कौन सा फार्मूला याद रखना है वो याद रखो बस। फिर वेलोसिटी पढ़ा देते, फिर पलट के आते हैं, तीसरा वाला सवाल लगाते हैं। इस कौन सी हेडिंग पे चल रहे हैं? कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी। कौन सा है अब हमारे पास? कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी। अब सुनिएगा, ये हमको फार्मूला याद रखना है। कौन सा? ये फार्मूला। सारे बच्चे याद करें, और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, आज हम तुमसे एक बात पूछना चाहते हैं, तुम लोग बताओ, हमको क्या मालूम होता है? एक काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी, और दोनों को जोड़ दो तो टोटल एनर्जी। देखो ये बात हमने नहीं बोला, हमने कहा दोनों को जोड़ दे तो तुम्हें बोलना चाहिए ना टोटल एनर्जी। सब लोग नहीं बोले, बात गलत है ना? आप सुनो, एक हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी, एक हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी, और एक हमारे पास है टोटल एनर्जी। क्लियर है? अब हमें यह पता करना है कि कौन सी एनर्जी पॉजिटिव होती है और कौन सी एनर्जी नेगेटिव। ठीक है? वेरी गुड। कौन कौन सी एनर्जी निगेटिव होती है? हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हो सकती है कि होती है? शक्ति का मतलब तुम समझ रहे हो क्या कर रहे हो? छीछा लेदर कर रहे हो साइंस का। हाँ, तो आज के बाद तुम लोग, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी को अक्सर किससे लिखते हो? और काइनेटिक एनर्जी को के से लिखते हो? और टोटल एनर्जी को आप ई से लिखते हो। लेकिन हम टोटल एनर्जी को टी से ही मान लें। तो आज के बाद तुम एक फार्मूला याद रखना। अरे ये नाम क्या है? तनु। नाम क्या है? तनु। इसका मतलब क्या हुआ? टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, यही दोनों एनर्जी निगेटिव होते हैं। क्या लिखोगे? टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है? निगेटिव। क्लियर है? बताओ, तनु याद रखोगे आज? क्या याद रखोगे आज के बाद एनर्जी में? तनु। ये हो सकता है ना, लेकिन ये तनु याद रहेगा तो सकता है खत्म हो जाएगा, यही होता है ये याद रहेगा। तो बताओ कौन कौन सी एनर्जी निगेटिव होती है? टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा बताओ, बताओ काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है? पॉजिटिव, है ना? अच्छा बताओ पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है? बताओ बेटा, निगेटिव। अच्छा बताओ टोटल एनर्जी कैसी होती है बेटा? निगेटिव। अब तो कंफ्यूजन खत्म। क्लियर है? अब जरा ध्यान से समझो, पहले एनर्जियां रट लो। तनु याद रहेगा, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है? निगेटिव, है ना? और काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी? पॉजिटिव। अगली बात बोलो, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी दोनों बराबर होती हैं, इन दोनों की 2 गुना पोटेंशियल एनर्जी होती है। नहीं समझे? नहीं समझे? यही तो नहीं समझे। देखो काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है टोटल एनर्जी के, और टोटल एनर्जी कैसी होती है? निगेटिव। काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी क्या होती है? बराबर, लेकिन टोटल एनर्जी कैसी होती है? निगेटिव। पक्का? अब हमने कहा पोटेंशियल एनर्जी, है ना,
टोटल एनर्जी के कितनी होती है? 2 गुना। कितनी होती है? 2 गुना। अच्छा ये 2 गुना है कि नहीं? इंटू 2 कर दिया, 2 गुना नहीं हो गया? अच्छा क्या हम इसको नहीं कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी बाई 2? नहीं कह सकते हैं। हमने कहा कि टोटल एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी होता है 2 गुना, हाँ ना? या हम नहीं कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? आधा। देखो पोटेंशियल एनर्जी का टोटल एनर्जी कितना है? 2 गुना। तो हम नहीं कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का है आधा, पोटेंशियल एनर्जी का आधा, हाँ या ना? बताओ भैया, इसे नहीं याद करोगे तो कैसे काम बनेगा? अच्छा बताओ, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में क्या फॉर्मूला बनेगा? बताओ। वेरी गुड, पोटेंशियल एनर्जी बराबर 2 इंटू टोटल एनर्जी, 2 इंटू टोटल एनर्जी। अच्छा बताओ, अच्छा आपको नहीं लग रहा है कि यदि हमको काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पता चल जाए तो समझ लो आपका टोटल फार्मूला का, टोटल एनर्जी का फार्मूला पता चल गया, खाली उसके आगे क्या लगा देना? नेगेटिव। क्लियर है? हाँ है ना? तो आज के बाद हमको 3 एनर्जियां पता करनी है। कौन कौन सी? हाँ। अच्छा बताओ, टोटल एनर्जी बराबर फार्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा कभी मालूम पड़ा कि ये निगेटिव क्यों होता है? अब देख लो, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव, इसका 2 गुना वाला बंदा है निगेटिव, तो फाइनल आंसर भी है तो आ गया निगेटिव, तो टोटल एनर्जी कैसा हो गया? निगेटिव। क्लियर हुआ? लिखा ऐसे जाता है, होता ये निगेटिव है। तो हमने 3 चीजें आज सीखी। देखो सीख लो बेटा, ये काम फिजिक्स में भी आएगा। अब इसके बाद जितनी भी चीजें हम पढ़ा रहे हैं ये आप समझ लो आधी फिजिक्स पढ़ रहे हो। केमिस्ट्री तो बदनाम है, केमिस्ट्री काम हो गया खत्म, अब यहां शुरू हो रही फिजिक्स। क्लियर है? अब जरा ध्यान से समझो। और हम अभी तुम लोग अभी थोड़ा सा वो लेवल हो जाए तो तुमको सारी एनर्जी, स्केप एनर्जी हुई, ऑर्बिटल एनर्जी हुई, है ना, और सर्कुलर एनर्जी, सारी एक के साथ बता दे, सब रिलेट कर दे, फिजिक्स केमिस्ट्री सब एक कैम। लेकिन हम जान रहे हैं अभी हम कुछ पूछेंगे, आए आए करोगे। क्या करोगे? क्या करोगे? हाँ। अच्छा स्केप एनर्जी पढ़ा होगा, बताओ। कहा से बताओ? अच्छा इसी बात पे बताओ। नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा, खैर कोई बात नहीं। अच्छा बताओ, इसके फार्मूले आ गए? हाँ क्या आ गए बताओ? अच्छा फार्मूला क्या याद रखेंगे बताओ बेटा, दोनों लोग बताओ मिलके। तनु क्या याद रखेंगे? तनु अच्छा बताओ, तनु का मतलब क्या होता है? टी एन यू, टी एन यू। अच्छा टी मतलब क्या है? टोटल एनर्जी। यहाँ टी किसको बता रहा है? टोटल एनर्जी, है ना बेटा? और यू किसको बता रहा है? पोटेंशियल एनर्जी। ये दोनों एनर्जियां कैसी होती हैं? निगेटिव। काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी आपस में होती है बराबर। क्लियर है? बताओ काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी क्या होती है? बराबर। और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी की होती 2 गुना, हाँ है ना? तो हम नहीं कह सकते हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी की आधी हैं। हाँ नहीं समझ रहे हो? अरे ये बात कहा नहीं समझ रहे हो? हमने कहा ए, हम क्या कर रहे हैं? हम जैसे कहा, हमने कहा कि 2a बराबर b। क्लियर है? तो हम ये नहीं बोल सकते a इक्वल टू b बाई 2, सेम बात तो है। चलो आज बात ये याद रखना। अब यहां देखो, और यहां पे हम लोग टोटल एनर्जी को पढ़ेंगे ई से। किससे पढ़ेंगे बेटा? टोटल एनर्जी को ई से पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से पढ़ेंगे और काइनेटिक एनर्जी को के से पढ़ेंगे। क्लियर है? यहां पे हम लोग टोटल एनर्जी को किससे पढ़ेंगे? ई से। किससे पढ़ेंगे? ई से। क्लियर है? और जितना हमने पढ़ाया एक बार जरा पढ़ो, पढ़ डालो। अच्छा देखो, एनर्जी का बड़ा वाला फार्मूला लिखना चाहोगे? हाँ लिखो 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 लिखो, आप बड़ा वाला फार्मूला लिखो। कहां लिखवा दें? यहीं लिख लो कहीं।
अच्छा, कितने बच्चों को याद है बड़ा वाला फार्मूला जो इसका मेन फार्मूला होता है? किसको याद है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। HC। हाँ, और समथिंग ना बोला करो, फार्मूला फार्मूला होता है ना। और यहां सकता कुछ नहीं होता है, होता है तो होता है, नहीं होता है तो नहीं होता, सकता वकता नहीं है। ठीक है। अच्छा बताओ, कोई याद करके बताओ एक फार्मूला। देखो 12th में है ये फार्मूला, 12 नहीं देखा है? कुमार मित्तल में तो देखा होगा। ISC बोर्ड का मतलब है यूपी बोर्ड इन इंग्लिश, दैट इज ISC बोर्ड। कुछ खास वास नहीं होता है, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। जो इधर हिंदी में चलती हैं किताबें वही वो अंग्रेजी में चलती वहां। सेम बुक, सेम बुक। तो बोथ बोर्ड आर इक्वल इन हिंदी इन इंग्लिश। नाम क्या है? ISC। फीस का बड़ा अंतर आ जाता है, कहां पड़ता बच्चों? ISC। उधर 250 में, इधर 2500 में। उधर 2500 में तो यहां 10,000। भौकाल। क्लियर है? हाँ, वेरी गुड, बताओ बेटा। हाँ हाँ, कोशिश करो। हाँ सौरभ, लगाओ दम। तुम कैसी बातें करते हो? फार्मूला बताओ तो। लिखो, लिखो फार्मूला, लिखो लिखो। एनर्जी बराबर फार्मूला लिखो, लिखो लिखो। 2 पाई स्क्वायर MK। अरे नहीं लिख पा रहे हो क्या? सब कुछ नकल मार रहे हो। क्या लिखोगे? 2 पाई स्क्वायर MK और की पावर 4 अपान N² H²। और देखो बेटा, K का भी स्क्वायर करो, एक और चिपकाओ Z²। ये फार्मूला है आपके एनर्जी का। तो क्या हो गया? 2 पाई स्क्वायर MK² की पावर 4 ये इलेक्ट्रॉन है, और Z²। ये फार्मूला अपान N² और H²। ये फार्मूला है। अब जरा ध्यान से समझो, अब बहुत ध्यान से समझो। क्या हम इसी फार्मूले को ऐसे नहीं लिख सकते? E बराबर 2 पाई स्क्वायर MK² की पावर 4 अपान H² इंटू Z²/N²। और इस टोटल का वैल्यू क्या होता है? जूल में ये और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये। इसका टोटल का वैल्यू कितना है? 13.6। क्लियर है? अब बताओ, ये फार्मूला यदि हम वहां रटके गए और वहां पाई MK सबका वैल्यू रख के बेटा यदि हम वहां गुणा भाग कर रहे हैं तो समझ लो फिर हो गए, तैयारी हो गई। क्लियर है? तो ये सब काम नहीं करके जाना। देखो, आप देखो, बताओ nth ऑर्बिट का एनर्जी कितना होगा? बताओ बेटा। -13.6 Z²/N²। ये आंसर है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब हमने बोला, अब यहां देखो जूल में है, तो हमने आपको पढ़ाया है जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आपको जूल पे जाना हो तो आप मल्टीप्लाई करना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। और मान लो जूल से इलेक्ट्रॉन पे जाना है तो आप डिवाइड कर देना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। क्लियर है? अच्छा बताओ, इलेक्ट्रॉन यूनिट से जूल यूनिट पे जाना है तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन यूनिट वाले को 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जरा ध्यान से देखो सारे बालक, देखो ये एनर्जी हमारी किसमें है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसको जूल में ले चलो तो हम क्या लिखेंगे? E बराबर -13.6 और क्या लिखेंगे? Z²/N²। और इंटू क्या करेंगे? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। देखो आंसर यही आ रहा है कि नहीं? करो मल्टीप्लाई। बेटा पेन चलाओ, पेन चलाओ, करके देखो मल्टीप्लाई। एक रफ रखा करो साथ में, करके भी देख लो कि आ रहा है कि ऐसे ही पढ़ रहे हो। क्या ये सब छोड़ो, ये तो गुणा हमारे करने लिए यही एक सवाल हो गया। सवाल छोड़ो, अब गुणा ही करना एक सवाल है।
आ रहा? बताओ ये वही वैल्यू है कि नहीं? क्लियर है? हाँ, राउंड ऑफ कर दिया। क्लियर है? तो यही वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और ये वैल्यू किस में है? जूल में। अच्छा, हमने किया क्या? इस फार्मूले को हमने 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई किया। एक बार करके देख लो अपनी तसल्ली के लिए। आ रहा कैसे? हवा में पढ़ रहे हो? ये फार्मूला याद रखना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल पे जाना है तो क्या करना है? लो बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल पे जाना है तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। और जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे आना है तो जूल वाली वैल्यू को डिवाइड कर देना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। बेटा ये कन्वर्जन आने बहुत जरूरी है। यदि आपको फिजिक्स अच्छे से पढ़नी है तो कन्वर्जन आने चाहिए। मीटर का किलोमीटर, मीटर का सेंटीमीटर बनाने आने चाहिए। क्लियर है? अच्छा, ये कहानी समझ में आ गई? एनर्जी का ये फार्मूला रटने की कोई किसी तरीके की आवश्यकता है नहीं। और यदि आपके पास फर्जी समय है, सब कुछ तैयार हो गया पूरा सिलेबस, तो ऐसे चीजें पढ़ो, पढ़े भी लेना चाहिए है कि नहीं? देख लो कौन कहां है। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। अच्छा, यहां निगेटिव साइन इंडिकेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये किसकी एनर्जी है? इलेक्ट्रॉन की। ये किसकी एनर्जी है? तो यहां जो निगेटिव साइन वो किसको इंडिकेट कर रहा है कि ये एनर्जी किसकी है? किसकी है? इलेक्ट्रॉन की, है ना? अच्छा, ये टोटल एनर्जी है ना? हाँ या ना? और टोटल एनर्जी होती कैसी? नेगेटिव। क्लियर हुआ? वेरी गुड। पढ़ लो बेटा, पढ़ लो। आप जरा ध्यान से देखो, लिखा है एट एज डिस्टेंस इज जीरो एंड डिक्रीजेस व्हेन इलेक्ट्रॉन कम्स टुवर्ड्स न्यूक्लियस। जैसे मान लो, ऐसे समझो, वो सब हटाओ। जैसे हम कहां से, ऊपर से कहां आ रहे हैं? ऊपर से, यानी ऊपर वाली एनर्जी लेवल से कहां आ रहे हैं? न्यूक्लियस की तरफ। तो बताओ क्या हो रहा है? बताओ, तो इसका मतलब क्या है? मींस एन डिक्रीजेस। बताओ, नंबर ऑफ ऑर्बिट डिक्रीज हो रहे हैं कि नहीं? जैसे हम कहां से आ रहे हैं? एन इक्वल टू मान लो 7 से आ रहे हैं, कहां? न्यूक्लियस की तरफ। तो बताओ एन का नंबर क्या हो रहा है? धीरे धीरे घट रहा है। क्लियर है? अब इसका मतलब हम आगे आपको सिखा रहे हैं। तो बताओ यहां पे फार्मूला क्या बनेगा? डेल्टा ई बराबर क्या होगा? ई एन टू माइनस ई एन वन, यानी हायर एनर्जी लेवल और माइनस लोअर एनर्जी लेवल। क्लियर है? ये देखो N2 क्या है? हायर, और N1 क्या है? लोअर। तो हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी, तभी तो एनर्जी का गैप निकलेगा। क्या निकलेगा? गैप। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखो, सारे लोग बहुत ध्यान से देखो। कोई आपसे कहे, कोई फार्मूला आपसे ये, अच्छा ये कहां का है? सारे बच्चे इसके आगे एक बात लिखो, इसके आगे लिखो, लिखो एनर्जी ऑफ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल। इस पे लिखो एनर्जी ऑफ अ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल। पर्टिकुलर एनर्जी लेवल का मतलब समझ में आ रहा? n इक्वल टू 1 की क्या एनर्जी होगी? n इक्वल टू 2 की एनर्जी क्या होगी? इसके यहां पे लिखो, ये फार्मूला कब लगाओगे? एनर्जी ऑफ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल। ये पर्टिकुलर एनर्जी लेवल का मतलब समझ रहे हो ना? हमने कहा n इक्वल टू 1 की कितनी एनर्जी है, तो ये फार्मूला। n इक्वल टू 2 की कितनी एनर्जी है, तो ये फार्मूला। n इक्वल टू 3 की एनर्जी कितनी है, तो ये फार्मूला। किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल का हमको एनर्जी निकालना है तो हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे? बताओ, -13.6 और इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अच्छा, आंसर किस में आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि हमको आंसर जूल में चाहिए तो ये फार्मूला। और यदि मान लो आपको एक ही फार्मूला याद करना, दो नहीं याद करने हैं, कोई बात नहीं, यही याद करो। जब आपसे जूल में पूछे तो इसी को मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि हमने ये जुगाड़ भी याद कराया है। यदि आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल पे जाना है, और जो हमने प्लैंक में 3 फार्मूले याद कराए थे, मन करे आप एक ही फार्मूला याद कर लो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर लेना अपना मल्टीप्लाई करके। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। अब सुनो बेटा, अब बहुत ध्यान से देखो, हमने कहा, अब बहुत ध्यान से देखो,
जैसे आपसे कोई कहे हमको डेल्टा ई बताओ, तो फार्मूला हमने क्या लगाया, ई एन टू माइनस ई एन वन। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, N2 के एनर्जी माइनस N1 की एनर्जी। अच्छा बताओ, अच्छा ये एनर्जी का फार्मूला क्या होगा बताओ बेटा, -13.6 इंटू क्या लिखेंगे बताओ, जेड स्क्वायर बाई N1, अब क्या लिखेंगे N2 स्क्वायर, है ना। अच्छा इसको क्या लिखेंगे बताओ बेटा, -13.6 इंटू, है ना, जेड स्क्वायर अपान क्या लिखेंगे N1 स्क्वायर। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखो, अब इस एनर्जी में ये एनर्जी हमें माइनस करनी है। अब बहुत ध्यान से देखना, तो अब यहां पे कौन सा निशान लगना है, माइनस। तो बताओ ऐसा फार्मूला बनेगा कि नहीं, हाँ या ना। क्लियर है? अब क्या हुआ, जैसे ये ब्रैकेट ओपन होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अब ये फार्मूला क्या बनेगा, अब देखो एक काम करो, -13.6 जेड स्क्वायर अपान N2 स्क्वायर और प्लस क्या लिख सकते हो 13.6, है ना, और इंटू जेड स्क्वायर और बाई N1 स्क्वायर। अब जो कॉमन हुए बाहर निकाल लो। क्लियर है? अब जो कॉमन है उसे बाहर निकाल लो। अब कॉमन अपने पास क्या है बताओ बेटा, क्या निकालेंगे। अब देखो हम क्या लिख सकते हैं, देखो 13.6 दोनों में कॉमन, जेड स्क्वायर दोनों में कॉमन, ए बाहर निकाल लो। क्लियर है? अब देखो अंदर क्या बचा, अब देखो क्या बचा है, क्या बचा है, अब देखो 1 अपान क्या है N1 स्क्वायर। हाँ तो ऐसे कर लो ना, इसको पलट लो, ऐसे इधर देखो, ये N1 इधर ले आओ और N2 वाले को इधर ले आओ। क्लियर है? तो अब क्या हो जाएगा, ये देखो ये प्लस वाला हम इधर ले आए, तुम लोग मैथमेटिक्स में घूमे तो नहीं जा रहे हो, है ना, और -1 अपान क्या लिखेंगे N2 स्क्वायर। ये बन गया भैया हमारा डेल्टा ई का फार्मूला, जो कि ये लिखा है, जो कि ये लिखा है, बस हमने आपको बता दिया ये आया कहां से। पर्टिकुलर एनर्जी लेवल के एनर्जी निकालोगे तो निगेटिव होगी, लेकिन एनर्जी डिफरेंस पॉजिटिव होता है। नहीं समझ में आया? ये 4 नंबर का सवाल है। पर्टिकुलर एनर्जी लेवल की एनर्जी कैसी होती है, निगेटिव, लेकिन एनर्जी का डिफरेंस कैसा होता है, पॉजिटिव। 4 नंबर का सवाल है और आ चुका है ये सवाल, समझ में आ रहा? आप जरा ध्यान से देखो। क्लियर है? इतना ये तुम्हें फार्मूला आ गया। क्लियर? तो एक काम करो, है 10:30 हो गया है, ऐसी बातें करोगे तो अब हमको हर एनर्जी लेवल की एनर्जी आपको कैलकुलेट करानी है, जो कि इस समय, हाँ क्योंकि, है ना, अब सारे एनर्जी लेवल की आज देखो बात ये फार्मूले पे रुकी है ना। अगली क्लास में हर एनर्जी लेवल का एनर्जी निकालेंगे, फिर एनर्जी का गैप निकलवाएंगे, और फिर कितने टाइप, आप समझो ये अगली क्लास आपकी टोटल इसके कैलकुलेशन हम पार करेंगे।